फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ाने जा रहा हूं और आज ये इसका पहला लेक्चर है। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले पावर प्लांट साइकिल्स के बारे में जान लेते हैं। बेसिक पावर प्लांट के बारे में जानते हैं। इसको जानने के लिए हम उसके बेसिक वेपर पावर साइकिल्स के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला देखते हैं अपन कार्नोट साइकिल के बारे में देख लेते हैं। अब कार्नोट साइकिल क्या है? थ्योरेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल प्रपोज्ड बाय फ्रेंच फिजिक्स वेपर पावर साइकिल्स। पहला है कार्नोट साइकिल, थ्योरेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल प्रपोज्ड बाय फ्रेंच फिजिसिस्ट सादी कार्नोट इन 1824 में किसके द्वारा दिया गया था? फिजिसिस्ट सादी कार्नोट के द्वारा। दूसरा है रैंकाइन साइकिल के बारे में जान लेते हैं। तो फंडामेंटल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ऑल पावर प्लांट्स वेयर एन ऑपरेटिंग फ्लूइड इज कंटिन्यूसली इवापोरेटेड एंड कंडेंसेशन। रैंकाइन साइकिल कहाँ यूज किया जाता है? जहाँ कंटिन्यूसली इवापोरेशन और कंडेंसेशन होता है फ्लूइड के साथ। अगला देखेंगे रीहीट साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, बाइनरी साइकिल। आगे बढ़े। सबसे पहला देखते हैं हम कार्नोट साइकिल का देख लेते हैं साइकिल। तो यहाँ से चलेंगे तो सबसे पहले है स्टीम और वाटर ड्रम, दूसरा है पंप, तीसरा है कंडेंसर और चौथा है टरबाइन। कंडेंसर में एक साइड से कोल्ड फ्लूइड जाएगा और दूसरे साइड से हीट लेकर जो है हॉट फ्लूइड बाहर चला जाएगा। अब इसकी साइकिल सबसे पहले पीवी और टीएस डायग्राम इम्पोर्टेंट होता है, देख लेते हैं। जो पीवी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम है अपना और ये टीएस डायग्राम है। तो पीवी डायग्राम में देखें, सबसे पहले 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये दिया है और टीएस डायग्राम में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 दिया है। तो इसके बारे में देखें। 1 से 2 क्या है? H1 माइनस H2 एंथैल्पी का डिफरेंस दिया है टीएस डायग्राम में। एंथैल्पी डिफरेंस H1 माइनस H2 टरबाइन वर्क हो गया। 2 से 3 क्या है? H2 माइनस H3 कंडेंसर वर्क है। 3 से 4 H4 माइनस H3 कंप्रेसर वर्क और 4 to 1 H1 माइनस H4 बॉयलर वर्क है। अब नेट वर्क क्या होता है? टरबाइन वर्क और कंप्रेसर वर्क का डिफरेंस होता है। टरबाइन कितना वर्क करके दे रही है और कंप्रेसर को हम कितना वर्क दे रहे हैं, उसका डिफरेंस क्या होता है? नेट वर्क होता है। ये क्या हो जाएगा? H1 माइनस H2 माइनस H4 माइनस H3। अब हम इफिशियंसी की बात करते हैं तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी? वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। अब वर्क हम क्या निकालें? नेटवर्क क्या निकाले? H1 माइनस H2 माइनस H4 माइनस H3 ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पास। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई हो जाएगा H1 माइनस H4। तो आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? H1 माइनस H2 माइनस H3 अपॉन H1 माइनस H4। इसको सॉल्व करेंगे तो आगे। अब आगे बढ़ते हैं। कार्नोट साइकिल का पीवीटीएस डायग्राम यहाँ भी आप देख सकते हैं क्या है। अगला अपना रैंकाइन साइकिल में आप देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर दिया है स्टीम वाटर ड्रम दिया है। दूसरा दिया है अपना पंप, तीसरा है हॉट वेल, चौथा है अपना कंडेंसर और पांचवा है अपनी टरबाइन। अब इनके बारे में देख लेते हैं। इसको टीएस डायग्राम में कैसे दर्शाते हैं रैंकाइन साइकिल को, ये भी देख सकते हैं आप। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 1 ये रैंकाइन साइकिल दिखा दिए टीएस डायग्राम में। अब
इसका भी नोटेशन सेम है जैसे हम पिछले कार्नोट साइकिल में देखे हैं कि 1 से 2 क्या हो रहा है, 2 से 3, 3 से 4 और 4 to 1 क्या है। अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। इफिशिएंसी हम देख लेंगे नेटवर्क आउटपुट अपान हीट एडिशन होता है। तो नेटवर्क आउटपुट क्या हो जाएगी इफिशिएंसी में, WT माइनस WP, मतलब टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, और हीट इनपुट मतलब Q जो हम हीट दे रहे हैं। तो इफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगी H1 माइनस H2 माइनस H4 माइनस H3 डिवाइड बाई H1 माइनस H4, इसकी एंथैल्पी का डिफरेंस एंथैल्पी के टर्म में हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो इफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा H1 माइनस H2 अपान H1 माइनस H4। पंप जिसमें से अगर हम पंप पर निगलेक्ट कर देते हैं तब ये आता है H1 माइनस H2 अपान H1 माइनस H4। अगर नहीं निगलेक्ट करेंगे तो ये आएगा। आगे बढ़ें। अगला है देख लीजिए पावर प्लांट का जो जनरल लेआउट, इसको भी हम दिखा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें टरबाइन दिया है, बॉयलर, कंडेंसर और पंप, और इसका टीएस डायग्राम भी आप देख सकते हैं। टीएस डायग्राम में देख लीजिए 1 से 2 दिया है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 to 1, ये सारे के सारे टर्म दिए हुए हैं। आगे बढ़ें। अगला है रीजनरेशन साइकिल रीजन। रीजनरेशन साइकिल का क्या रीजन है, कौन कहाँ और किस प्रकार बनता है ये देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम साइकिल बना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। लेकिन पहले हम क्या करते थे, 3 से 4 के बीच में जो डिफरेंस था वो ज़्यादा था, अब कम हो गया है, तो जिससे हमारी हीट का यूटिलाइजेशन हो गया है। तो देख लेते हैं रीजनरेटिव साइकिल में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कंडेंसर, टरबाइन, ये टरबाइन हो गया, ये हो जाएगा बॉयलर और ये हो जाएगा पंप। ये चार चीज़ इसमें भी होता है। अब लेकिन रीजनरेशन में होता क्या है, रीजनरेशन में जो हमारी बेस्ट हीट निकलती है तो उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, जिससे हमको जो बॉयलर में हीट देना पड़ता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वाटर पहले से ही वार्म हो जाता है। अब इसकी इफिशिएंसी को देख लेते हैं। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है WT माइनस WP माइनस Q अपान Q, मतलब कि नेट वर्क आउटपुट अपान Q इनपुट होता है। तो सेम पीछे जैसा है, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क अपन हीट इनपुट। तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, H1 माइनस H2 माइनस H4 माइनस H3 डिवाइड बाई H1 माइनस H4। अगर हम पंप वर्क को निगलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, इफिशिएंसी का फार्मूला ये आ जाएगा H1 माइनस H2 अपन H1 माइनस H4। तो रीजनरेशन का हम यूज क्यों करते हैं, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इंक्रीज नेट वर्क डन और इंक्रीज हीट सप्लाइड। यह क्या करता है, नेट वर्क आउटपुट को इंक्रीज करता है, या कि फिर हीट सप्लाइड को, सॉरी यहाँ इंक्रीज लिखा है, हीट सप्लाइड को कम कर देता है। आगे बढ़ें। पीछे हमने नॉर्मल साइकिल देखा, अब ये रीजनरेशन की साइकिल है, देख सकते हैं आप। नॉर्मल साइकिल को ही बनाया गया है रीजनरेटिव साइकिल। इसमें जो बेस्ट हीट निकल रही थी, पहले हम क्या करते थे, पहले हम यहाँ से यहाँ तक हीट लगातार देते थे, यहाँ से यहाँ तक हीट देते थे, ये यहाँ से यहाँ तक हीट देना पड़ता था। अब क्या हो गया, अब हमको केवल यहाँ से यहाँ तक हीट देना पड़ता है। ये रीजनरेशन की साइकिल है, ये रीजनरेशन का आ गया, यहाँ से यहाँ तक केवल हीट लग रहा है। ये वाली हीट अपनी, ये हीट अपनी बच चुकी है, ये वाली हीट, केवल ये हीट लग रही है यहाँ, कौन सी, ये वाली हीट लग रही है। तो हमारा हीट का क्या हो जाएगा, हीट सेव हो जाएगी अपनी इसमें। और इसमें भी दे सकते हैं। तो क्या करते हैं, ये टरबाइन है अपना, एक बॉयलर है और ये पंप है, सब सेम चीज़ है। और ये वाटर पंप जो भी है, पंप सेकंड और कंडेंसर। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जो चिमनी से हमारा टरबाइन से जो हमारा वो निकलता है,
टरबाइन के द्वारा जो हमारी हीट निकलती है, ये कंडेंसर बॉयलर के द्वारा जो हमारा वेस्ट हीट निकलता है, उस वेस्ट हीट का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। आगे बढ़ें और इसमें एंथैल्पी के हिसाब से जो इफिशिएंसी का फार्मूला WT - WP/Q इनपुट दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं, अगला है रीहीट साइकिल। तो रीहीट साइकिल के बारे में देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, TS डायग्राम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो TS डायग्राम ये बना ले। रीहीट साइकिल में क्या होता है कि जब स्टीम एक टरबाइन से, इसमें जो है अलग अलग टरबाइन यूज किया जाता है, लो प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन। तो सबसे पहले हम हाई प्रेशर टरबाइन से क्या होता है कि स्टीम को गुजारते हैं। इसके बाद जब स्टीम निकलती है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को राइज करने के लिए, प्रेशर को राइज करने के लिए क्या करते हैं, हम दोबारा से उसे रीहीट करते हैं बॉयलर में ले जाकर। तो उसे क्या होते हैं, रीहीट बोलते हैं। और इस साइकिल कैसे बनती है, रीहीट साइकिल बोलते हैं। तो देख लेते हैं। तो सेंसिबल हीट क्या होता है और लेटेंट की हीट क्या होता है इस डोम के अंदर, रैंकिन साइकिल के अंदर। तो ये देखते हैं, सेंसिबल हीट क्या है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस विथ नो फेस चेंज। यह क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को एनर्जी जितना देते हैं उसकी मात्रा होती है कब, जब कोई भी फेस चेंज ना हो। और लेटेंट हीट क्या होता है, ये भी जो है एनर्जी की मात्रा होती है जो सब्सटेंस को देते हैं ड्यूरिंग फेस चेंज, जब फेस चेंज होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज अबाउट 260 जूल पर ग्राम, यही है ना। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज अबाउट 334 जूल पर ग्राम। ये वैल्यू जो होती है फिक्स होती है, हर जगह अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम जनरली यही देखते हैं। अगला देखते हैं क्या है, रीहीट साइकिल देख सकते हैं। रीहीट में क्या मैंने बोला कि सबसे पहले क्या है, 1 to 2 जाएगा, 1 to 2 गया, फिर 2 to 3 गया, तो क्या हो जाएगा, जो हमारी टरबाइन में जो एक्सपेंशन हो जाएगा, काम नहीं करा अच्छे से, टरबाइन में एक्सपेंशन हो जाएगा। टरबाइन में एक्सपेंशन होने के बाद टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन जब हो जाएगा तो उसको फिर से उसी टेम्परेचर तक लाने के लिए हम क्या करते हैं, रीहीट करते हैं। तो 3 to 4 हमारा फिर से रीहीट करेंगे और 4 to 5 फिर एक्सपेंड कर देंगे टरबाइन में। तो 2 टरबाइन हो जाएगा, एक हाई प्रेशर टरबाइन और दूसरा है लो प्रेशर टरबाइन, जो आप देख सकते हैं। ये हाई प्रेशर टरबाइन है आपका, हाई प्रेशर टरबाइन, और ये लो प्रेशर टरबाइन। 2 टरबाइन हो गए। अब इसमें एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राई स्टीम अपन अमाउंट ऑफ टोटल स्टीम। एक्स क्या है, हमारा जो वेट रीजन है। इस वेट रीजन में, जो ये वाला वेट रीजन है, ये अपना वेट रीजन है, इस वेट रीजन में कितना अमाउंट ऑफ स्टीम है और कितने अमाउंट ऑफ लिक्विड है और कितने अमाउंट ऑफ वेपर, ये बताना चाहता है। ये क्या हो जाएगा, एस ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन। फॉर टरबाइन द एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0.85। टरबाइन के लिए जो है 0.85 से ज़्यादा होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू। आगे बढ़ें। अगला है सबसे पहला हमारा जो चैप्टर मान लो, या कि फिर एक सब्जेक्ट ही मान लो, थर्मल पावर प्लांट का है। तो इसको एक एक करके समझते हैं। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट का इंट्रोडक्शन क्या है। ए थर्मल पावर प्लांट कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी ऑफ कोल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोल इज बर्न्ड इन ए बॉयलर विच कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम। द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन टरबाइन produces mechanical power which drives the alternator coupled to the turbine. Thermal power plants contributes maximum to the generation of power for any country. Thermal power plants constitutes 75.43% of the total installed capacity and non-capacity power generation in India. In thermal generation station, coal, oil, natural gas, etc. are employed as primary source of energy.
क्या बोलना चाहता है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स है यह एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जो कैसे प्रोड्यूस होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके। पहले हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोल को बर्न करते हैं बॉयलर के अंदर और फिर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उस स्टीम को जो है टरबाइन में भेजते हैं। टरबाइन को रोटेट करवाते हैं और जब टरबाइन रोटेट होगी तो क्या हो जाएगा, जनरेटर घूमेगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और एक बात और कि जो थर्मल पावर प्लांट्स है जो अपनी पूरे जो इंडिया की मान लो 75.43% ऑफ जो पावर जनरेशन जो केवल थर्मल पावर प्लांट से ही होती है। थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर हमारा ऑयल से थर्मल पावर प्लांट्स हमारा ऑयल से चल सकता है, नेचुरल गैस से चल सकता है, कोल से चल सकता है, इन सभी चीज़ों से चल सकता है। और यह जो है ये सभी के सभी क्या है, प्राइमरी सोर्स है एनर्जी के। अगला देखते हैं, वाई कोल एज फ्यूल। कोल को फ्यूल के रूप में हम क्यों थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो कोल कैन प्रोवाइड यूजुअल एनर्जी एट ए कॉस्ट ऑफ बिटवीन 12 to 15% कंपेयर टू ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड कोल प्राइसेस आर रिलेटिवली स्टेबल। क्या बोलना चाहता है कि कोल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोल का जो कॉस्ट है 12 से 15% कम होता है अदर फ्यूल्स की तुलना में। और कोल इज इनहेरेंट हाईली पोल्यूटिंग एंड मोर कार्बन इंटेंसिव देन अदर एनर्जी अल्टरनेटिव। बट क्या होता है, कोल जो है अधिक पोल्यूशन फैलाता है किसके दौरान, अदर एनर्जी सोर्सेस के तुलना में। हाउएवर कोल इज सो इनएक्सपेंसिव that one can spend quite a bit on pollution control and still maintain coal's competitive position। इसका जो है ये थोड़ा सस्ता होता है डीजल पेट्रोल की तुलना में, इसलिए इसका यूज करते हैं। ये जो हमारा जनरल लेआउट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, जो हमारा थर्मल पावर स्टेशन का जनरल लेआउट है, इसे आप देख लीजिएगा। तो क्या क्या है, ऊपर चलते हैं। पहले कोल स्टोरेज से कोल आएगा, कोल हैंडलिंग प्लांट में जाएगा। कोल हैंडलिंग प्लांट के बाद उसे किस में भेजा जाएगा, बॉयलर में भेजा जाएगा। अब बॉयलर के बाद पहले कोल का ही देख लेते हैं, तो ऐश हैंडलिंग प्लांट में जाएगा जलने के बाद कोल, और इसके बाद ऐश स्टोरेज में जाएगा। आगे देखते हैं, तो बॉयलर के बाद बॉयलर से क्या बनता है, हमारा स्टीम बनती है। स्टीम को सुपर हीट किया जाता है, फिर किस में भेजा जाता है, स्टील को सुपर हीटेड फ्लू गैसेस के द्वारा सुपर हीट किया जाता है। सुपर हीटेड स्टील को इकोनोमाइजर में भेजा, एयर प्रीहीटर से होते हुए जो हमारा जो फ्लू गैस है वो क्या चिमनी के द्वारा बाहर चला जाता है। और एयर प्रीहीटर में हम एक साइड से एयर डालते हैं और जो ये फ्लू गैसेस के द्वारा एयर हीट होकर फिर इसे बॉयलर में भेज दिया जाता है। अब इकोनोमाइजर में कहाँ से आता है, वाटर जो होता है सबसे पहले हम इकोनोमाइजर में ही भेजते हैं, पहले से गर्म करने के लिए फिर बॉयलर में भेजते हैं, जिससे हमारा बॉयलर में कम फ्यूल देना पड़े। अब सुपर हीटर से जो हमारा स्टीम निकला था उस सुपर हीटर से होते हुए फिर कहाँ जाएगा, वाल्व के थ्रू जाएगा टरबाइन में, और टरबाइन को घुमाने के बाद हमारा जो स्टीम है वो एक्सपेंड होकर किस में जाएगा, कंडेंसर में, और कंडेंसर से फिर कूलिंग टावर से होते हुए फिर कहाँ जाएगा, फिर से वह सर्कुलेट करेगा पंप्स के द्वारा, एक्सट्रैक्शन पंप के द्वारा, फिर लो प्रेशर हीटर में जाएगा, फिर इसके बाद बॉयलर फीड पंप, हाई प्रेशर हीटर, यहाँ से होते हुए फिर से वह इकोनोमाइजर में चला जाएगा। और ये सर्किट पूरी की पूरी चलती रहेगी। जब टरबाइन रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और वाटर कहाँ से लेता है, कैनाल या कि फिर रिवर से लेते हैं। ये हमारा दूसरा जनरल लेआउट है सेम। अगर उससे आपको समझ में आता है तो इसे समझ सकते हैं, इसमें साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। ये डायग्राम आप टिपिकल कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट का आप जनरल डायग्राम देख सकते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे काम होता है। ये हमारा कूलिंग टावर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कूलिंग टावर्स दिख रहे हैं। ये क्या है, हमारे कूलिंग टावर्स हैं। और ये हमारा जो कोल जो हमारा जा रहा है वहाँ से है। और ये हमारी चिमनियाँ हो गई, कौन सी, ये चिमनियाँ हो गई दोनों। और यहाँ कंडेंसर वगैरह रखे हुए हैं।
और पावर प्रोड्यूस होता है। यहाँ इसके अंदर पावर प्रोड्यूस होता है, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में। कोल हैंडलिंग प्लांट के बारे में हम कल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।